नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने ये भी कहा कि मानव वन्य जीव संघर्ष बहुत ही सोचनीय विषय है और इस पर वन विभाग समेत सभी लोगों को गहन विचार करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि वन विभाग को इस बारे में भी गहन शोध करने की आवश्यकता है कि हाल फिलहाल के दिनों में मानव वन्य जीव संघर्ष में वृद्धि क्यों हुई। दरअसल राज्यपाल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 10वीं दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर अपनी बात की। ये सचमुच एक चैलेंज है कि हमको एनवायरनमेंट के साथ में कैसे रहना है और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इसकी निर्देश दिए गए हैं कि इस चीज़ के ऊपर में रिसर्च करें, डिटेल से जाएं कि क्यों ये बढ़े हैं हाल ही के दिनों के अंदर में। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मॉडर्न तरीके अपनाएं और वार्निंग का भी सिस्टम होना चाहिए। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात किया है। मुझे ऐसा लगता है ये पूरे समाज की एक समस्या भी है कि हमारे ग्रामीण इलाकों के अंदर में ये पैटर्न क्यों चेंज हो रहा है। एक बात पक्की है, हम तो हज़ारों सालों से अपने वाइल्ड लाइफ के साथ में रहते आए हैं। हमसे ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता है। ये इसका समाधान हमारे गांव के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि एक रूरल जीनियस होती है कि हम अपने बुजुर्गों को सुने कि हम किस प्रकार अपने इलाके को साफ रखें, गंदगी नहीं करें, कि क्या कारण है वो आते हैं, उसके ऊपर में थोड़ा स्टडी करें। इसको पक्का ही एक चैलेंज है, लेकिन आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि हमारा समाज, हमारे ग्रामीण इलाके इसका हल अवश्य ही ढूंढेंगे। और जो लीडरशिप है और जो फॉरेस्ट वाले हैं, दे गॉट टू कैरी आउट रिसर्च ऑन दिस, सी द पैटर्न, कौन से इलाके में हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है। लेकिन जब तक चुनौती हमारे सामने में है, एक समाधान ढूंढना तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ही है। बट एक बात पक्की है कि पूरी दुनिया, पूरा राष्ट्र हमारे से ही आशा रखता है कि हम इसका समाधान निकाल लें। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की संतुष्टि के बावजूद सियासत तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर दबाव में फैसला लेने और जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में मामले की जांच की मांग की। इन सब चीजों में सत्ता का खेल दिखाई देता है। अब उसमें कौन प्यादा बनना है सत्ता का। और देखिए, प्रारंभ से ही सत्ता अंकिता के प्रकरण में कहीं न कहीं डूबियस, मतलब संदेहास्पद है। एफआईआर दर्ज करने में विलम्ब होता है, फिर बॉडी रिट्रीव करने में देर लगाई जाती है, उसके मोबाइल आदि नहीं मिलते हैं, सीसीटीवी कैमरे और वहाँ बुलडोजर चलता है, आग लगाई जाती है जहाँ बनता रिजॉर्ट है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के पहले से ही एक संदेह का वातावरण है। और फिर वो संदेह और गहरा हो जाता है जब अंकिता का जो बयान, जिस बयान को डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू दी जानी चाहिए थी, क्योंकि वो मारे जाने से कुछ घंटे पहले कहती है कि कोई वीआईपी आ रहे हैं और मुझसे दबाव डाला जा रहा है कि मैं उनको विशेष सर्विस दूँ, सेवा दूँ। मैंने इनकार कर दिया है। मैं जानती हूँ क्या क्या इसका मतलब है। मैंने इनकार कर दिया है और उसके मुझे यहाँ के रंग ढंग सब ठीक नहीं लग रहे हैं। लेकिन उस वीआईपी को कहीं भी एफआईआर का उस समय पार्ट नहीं बनाया गया, जांच का पार्ट नहीं बनाया गया, न बुलडोजर आदि चलाने वालों को बनाया गया, न उनको जिन्होंने एफआईआर लिखने में देरी की, चाहे पटवारी हो या कहीं और हो, उनको एफआईआर का पार्ट बनाया गया। तो इससे जो तथ्य हैं ठीक तरीके से उभर करके नहीं आए। राहुल गांधी द्वारा बीजेपी को भ्रष्ट जनता पार्टी कहने पर सियासी घमासान तेज है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी की बातों को जनता गंभीरता से नहीं लेती और कांग्रेस शासित राज्यों में ही जनता सबसे ज्यादा नाराज है। राहुल गांधी से मुंह से जो शब्द निकलते हैं उन शब्दों को जनता पहचानती है। राहुल गांधी के देश की राजनीति में क्या हर्ष हो गया है ये हम सब लोग
अभिज्ञ हो चुके हैं, जान चुके हैं। हम उनकी शब्दों को कभी गंभीरता से लेते नहीं है। उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के बारे में समझती है, देश की जनता जानती है। और यही कारण जहां जिन क्षेत्रों का नाम ले रहे हैं वहां तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन कभी कर्नाटक के बारे में बता दिया होता लोगों को, किस प्रकार की स्थितियां कर्नाटक के अंदर खड़ी हो रही है, किस प्रकार से वहां पर जो वादे कांग्रेस द्वारा किए गए थे वो जमीन पर एक भी नहीं उतर रहे। जनता वहां आक्रोश में, और कांग्रेस जहां भी शासन में अब कुछ वर्षों को आप देखेंगे उन स्थान से भी कांग्रेस साफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर चमोली की सिमली न्याय पंचायत में जन जन की सरकार जन जन के द्वार बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। ग्रामीणों की 45 शिकायतों में 34 का मौके पर ही समाधान हुआ। स्वास्थ्य, आयुष और समाज कल्याण विभागों ने ग्रामीणों का परीक्षण और योजनाओं का सत्यापन किया, जबकि अधिकारियों को लंबित मामलों और विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड को झकझोर कर रख देने वाले सुखवंत सिंह सुसाइड केस में नया मोड़ आया है। दरअसल मौत से पहले वायरल फेसबुक लाइव में सुखवंत सिंह ने सिस्टम, प्रॉपर्टी डीलर्स और पुलिस पर 4 करोड़ की ठगी और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। वहीं अब आरोपित पक्ष भी सामने आया है, जिसने दस्तावेज दिखाकर सभी आरोपों को खारिज किया। एक मौत और 2 पक्ष, मामला अब दावों और प्रति दावों में उलझता हुआ नजर आ रहा है। हल्द्वानी नगर निगम सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 177 परिवारों को प्रथम किश्त वितरित की गई। मेयर गजराज बिष्ट और नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने लाभार्थियों को चेक दिए, जिसके बाद मेयर ने योजना को गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित आवास का बड़ा कदम बताया। वहीं नगर आयुक्त ने कहा कि पात्रों को पूरी पारदर्शिता के साथ लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो सेकंड जो प्रारंभ हुई है, उसके तहत आज हल्द्वानी निगम में निवास करने वाले 177 लोगों को जो उनका पास हुआ है, उनको हम प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। उनको पहली किस्त भी आज हम यहाँ से जारी कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का सपना था 2014 से ही, यदि आप देखेंगे तो 2014 का जो उनका पहला भाषण था, माननीय मोदी जी ने उसी भाषण में कहा था कि मैं प्रत्येक गरीब परिवार के घर में शौचालय देखना चाहता हूँ और जो झोपड़ी में रह रहे हैं उनका एक पक्का मकान देखना चाहता हूँ। 2014 से लगातार आदरणीय मोदी जी इस काम को कर रहे हैं और आज मैं आप सब यहाँ लगभग 177 परिवार हमारे बीच में उपस्थित हैं, इन सब की ओर से माननीय मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने सभी अधिकारियों को जो इस काम में लगे हुए थे, धन्यवाद भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि हमारे जितने लोग भी हैं। और मैं अभी लगभग मुझे जानकारी मिली है, लगभग 156 लोगों के और हमने आगे भेजे हैं कि उनको भी हम दें। और मेरा भी मन है, मेरी भी इच्छा है कि मेरे शहर में कम से कम कोई भी झोपड़ी में न रहे और मकान में रहे। यही हम सबकी इच्छा है, यही सरकार की भी इच्छा है, उसको आज हम पूरा करें। देहरादून में खेल मंत्री रेखा आर्य के पति के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर महिला कांग्रेस का धरना सियासी मुद्दा बन चुका है। देर रात हरीश रावत के समर्थन के बाद पुलिस ने ज्ञापन लेकर कार्रवाई का भरोसा दिया। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने राजनीतिक दबाव से इनकार किया है। कोई राजनीतिक दबाव नहीं है। पुलिस देख रही होगी मामला एफआईआर के लायक है कि नहीं है। एफआईआर के लायक है तो एफआईआर होगी, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण किसी के ऊपर एफआईआर लॉन्च होगी, ये कानून इस तरह नहीं चलता है। आप अगर कानून सम्मत कोई बात करेंगे तो निश्चित तौर पर एफआईआर लॉन्च होगी। आप सोचेंगे कि कांग्रेस के दबाव में कोई किसी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होगा, तो ये प्रदेश में इस तरह कानून व्यवस्था नहीं चलती है। ये कानून, देखिए मैं कानून नहीं देख रहा हूँ ना, मेरा काम वो नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वो बयान ठीक नहीं है, ये मेरा मानना है। इस तरह नहीं बोला जाना चाहिए था, वो गलत है। लेकिन अब वो कानून सम्मत है कि नहीं है, उसमें एफआईआर हो सकती है नहीं हो सकती, ये देखना पुलिस का काम है, मेरा काम थोड़ा है। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सफाई अभियान की जमीनी हकीकत सवालों में घिर गई है। नगर निगम की निष्क्रियता के चलते सालों से चले आ रहे अतिक्रमण नहीं हट सके,
जिसके बाद जिला अधिकारी मयूर दीक्षित को खुद मौके पर उतरना पड़ा। निरीक्षण के बाद प्रशासन हरकत में आया और सख्ती के निर्देश दिए। देखिए, आज हमने जो शहरी क्षेत्र है उसमें विभिन्न एरियाज का निरीक्षण किया था और इसमें जैसे ऋषिकुल पुल है उसके आसपास कई जगह अतिक्रमण पाया गया था, उसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही बैरागी कैंप की जो आने वाली सड़क है उसमें दोनों तरफ में कई जगह अतिक्रमण पहले भी चिन्हित किया गया था और इसमें सिंचाई विभाग और नगर निगम को डायरेक्शन दिए गए हैं कि आज शाम तक समस्त अतिक्रमण को हटा दिया जाए। और कई जगह सफाई व्यवस्था भी सुचारू नहीं पाई गई, कचरा आदि दिखाई दिया गया है, उस पर भी सख्त कार्रवाई करने के लिए बताया गया है सभी टीम्स को और टीम सभी लगातार हमारी काम कर रही है। अगले 2 दिन में इस पूरे एरिया को हम लोग और साफ और बेहतर करेंगे। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा श्रद्धा के साथ जारी है, तो वहीं तीर्थयात्री शीतकालीन प्रवास स्थलों पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बता दें कि आगामी अप्रैल मई में कपाट खुलने से पहले सरकार और प्रशासन भी व्यापक तैयारियों में जुटा है। इस पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुविधा और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। नहीं, लगातार हमारी देखिए अभी यात्रा संपन्न हुई है, अच्छी यात्रा चली है। बहुत ख़राब मौसम के बाद आपको पता है बहुत टाइम ऐसा रहा जिसमें कि यात्रा बाधित रही आपदाओं के चक्कर में, लेकिन उसके बाद भी मैं धन्यवाद करूंगा समस्त अधिकारियों का, सारी एजेंसीज़ का कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे लोगों की व्यवस्था करने में, सुगम यात्रा बनाने के लिए। उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पे जनहानि ना हो, ये भी हमारी प्राथमिकता थी। हमारे जानवर जो जानवर वहाँ पे घोड़े खच्चर लगे रहते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार ना हो, उनकी जान ना जाए, उसके लिए बहुत मेहनत करी सारे अधिकारियों ने, सारे विभागों ने, उनको धन्यवाद देता हूँ। और लगातार हमारी कोशिश यही है, क्योंकि अब तो शीतकालीन यात्रा भी चलनी है, तो हमारी डीएम से और हमारे जिले प्रशासन से लगातार मीटिंगें हो रही हैं और उम्मीद यही है कि जो आने वाली यात्रा होगी वो और अच्छी होगी और भव्य होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु पूरे विश्व के हैं, क्योंकि अब केदारनाथ धाम और हमारा यमुनोत्री, गंगोत्री और हमारा बद्रीनाथ धाम जो है वो सिर्फ भारत के श्रद्धालु नहीं, पूरे विश्व से श्रद्धालु वहाँ आ रहे हैं। मैं उनको विश्वास दिला रहा हूँ कि जो भी यात्रा आएगी वो और सुगम होगी और भव्य रूप से आगे बढ़ेगी। दून अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए आभा आईडी लागू की गई है। इस पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बयान देते हुए कहा कि इस डिजिटल आईडी से मरीज का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और रोजाना ओपीडी में आने वाली भारी भीड़ को भी संभालने में यह सिस्टम मददगार होगा। उन्होंने कहा कि मरीज घर से ही पर्चा और टोकन बना सकेंगे। देखिए, ये एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका है, जो कि हम अपना मेडिकल डेटा को मैनेज करने के लिए पेशेंट के, इसमें होना क्या है कि एक आभा आईडी के थ्रू सबका रजिस्ट्रेशन बनेगा। मरीज को इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं कि उसके सारे डेटा उसे अब मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी, आभा आईडी के थ्रू उनके उसके कार्ड में स्टोर रहेंगे। तो जब भी कहीं किसी भी डॉक्टर के पास जाता है तो डायरेक्टली उस कार्ड के थ्रू हो जाता है। हमारे सेटअप में इसका बेनिफिट ये है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी ओपीडी करीब 2,500 से 3,000 के आसपास जा रही है पर डे की लगभग, तो 6 घंटे के अंदर 2,500 से 3,000 पेशेंट्स को मैनेज करना, उनका टाइमली पर्चा बनना, भीड़ को कम से कम हो और मरीज़ को दिक्कत ना हो, इसके लिए इसकी बहुत हेल्प होने वाली है। इसके थ्रू मरीज़ ऐप डाउनलोड करके घर पे ही अपना पर्चा बना सकता है, अपना टोकन लेके यहाँ पे अपना पर्चे की प्रिंट आउट लेके अपना जिस भी करस्पॉन्डिंग जो भी डॉक्टर हैं उनको दिखा सकता है। शुरू में थोड़ी दिक्कत ये आती है कि इसमें 2-3 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। आपका वैलिडेटेड फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है और आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। तो जब शुरू में जैसे पेशेंट आ रहे हैं तो काफ़ी सारे पेशेंट के पास आधार कार्ड नहीं रहते या वैलिडेटेड नंबर नहीं है, तो कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास अभी दोनों सिस्टम चल रहे हैं। जैसे पहले जो पर्चा बनाने की पद्धति थी वो भी चल रही है और आभा आईडी के थ्रू हम सबको कह रहे हैं कि आप लोग इससे बनाइए, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। एक बार में दिक्कत आती है शुरू में जब सारे की उनकी डेटा एंट्री होती है, उसके बाद दोबारा केवल वो अपना नंबर, फ़ोन नंबर बताएंगे, उतने से ही आपको दोबारा आपका नाम पता एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती है। डानलवाना थाने में महिला कांग्रेस के प्रदर्शन ने सियासी रंग ले लिया है। गिरधारी लाल साहू के खिलाफ एफआईआर की मांग को लेकर शुरू हुए आंदोलन की कमान देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने संभाली। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर सुर्खियों में बने रहने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया।
अब रावत जी के ऊपर कितना कमेंट करेंगे। पूरा आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि रावत जी बहुत निचले स्तर पर उतर जाते हैं कई बार और अपने पद और कद का भी ख्याल नहीं रखते हैं। अरे उनका काम तो अगर वो ऐसे भी निर्देश कर देंगे तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन जब उनके खिलाफ कुछ मीम चले तो वो थाने पहुंच गए, बीजेपी कार्यालय आने लग गए। तो उनको सुर्खियों में बने रहना है। उनकी हालत तो इतनी खराब हो गई है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए वो नारे खाए कहीं भी बैठने को तैयार है। ये उनकी समस्या है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, लेकिन उचित नहीं है। उनको थोड़ा अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। उत्तरकाशी के ग्राम झाला में थैंक यू नेचर अभियान महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से जन आंदोलन बन गया। भागीरथी महिला स्वयं सहायता समूह ने मंदिर प्रांगण और सार्वजनिक रास्तों की सफाई कर स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। अभियान युवा और बच्चों के साथ मिलकर गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में प्रेरणा बना। हमारे गांव में धन्यवाद प्रकृति अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि हमें भी प्रेरणा मिली और हमने बैठक में यह निर्णय लिया कि हम भी धन्यवाद प्रकृति अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए आज हम सभी महिलाएं गांव में इकट्ठा हुई और हमने मंदिर प्रांगण सार्वजनिक रास्तों में सफाई की। अभी हमें यहाँ पार्किंग एरिया में भी प्लास्टिक कचरा नजर आया और हमने इसे भी इकट्ठा किया। उसके बाद हमने इसे डस्टबिन में डाला। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बिहारी महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान के बाद कांग्रेस लगातार कार्रवाई की मांग पर अड़ी हुई है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। उन्होंने कहा कि आम लोगों पर छोटी सी बात पर एफआईआर होती है, जेल भेजा जाता है, लेकिन मंत्री के पति को कोई सजा नहीं मिलना दोगलापन दर्शाता है। वहीं इस मामले को लेकर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने उनके खिलाफ डालनवाला थाने में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने स्पष्ट किया है कि गिरधारी लाल साहू का बीजेपी से संबंध नहीं है और कांग्रेस झूठे आरोप लगाकर बीजेपी को बदनाम कर रही है। वो गलती होता है, वो किस इंटेंशन से बोले किस इंटेंशन से नहीं बोले, लेकिन उनका लहजा एकदम मजाकिया था और उसके बाद उन्होंने आकर माफी भी मांगी है। और भारतीय जनता पार्टी का इससे किसी भी प्रकार का लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि गिरधारी लाल साहू जी ने ना तो कोई भी संविधान की शपथ ली है, न तो वो हमारे किसी प्रकार के कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, ना वो भारतीय जनता पार्टी संगठन के किसी भी पद पर हैं। तो वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार था। जिस प्रकार से एक बैठक थी, उस बैठक में हास्यास्पद तरीके से उन्होंने सब चीजों को बोला, तो उसमें विरोध किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर आकर माफी भी मांगी है। तो उसके बाद वो क्या करती है कांग्रेस, क्या नहीं करती, वो उनकी अपने निजी लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी को अपने निजी अधिकार उपयोग करने का पूरा अधिकार। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान को लेकर सियासी हंगामा मचा हुआ है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कार्यकर्ता डालनवाला थाने एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने पर महिला कांग्रेस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। एफआईआर न होने पर दोबारा थाने पहुंचकर विरोध और तेज किया गया। इस प्रदेश में मैं बोलती हूँ कि इससे बुरा वक्त कभी नहीं आ सकता कि महिलाओं के अधिकार की, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए एफआईआर दर्ज कराने आए और आज ये पुलिस हमारे ऊपर बल प्रयोग कर रही है, हमारे महिलाओं के कपड़े फाड़ रही है, हम लोगों को जोर जबरदस्ती उठा रही है। हम लोग क्या मांग रहे हैं? हम लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि गिरधारी लाल साहू जिसने महिलाओं को बिकाऊ बताया, जिन्होंने महिलाओं के व्यापारीकरण की बात करी, उसके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज की जाए। लेकिन यहाँ पे पुलिस हमें जोर जबरदस्ती से उठा रही है, हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रही है। ये धामे के पुलिस बिक चुकी है और इन लोगों ने आज हमारे साथ बदसलूकी की, हमारी महिलाओं के साथ बदसलूकी करी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे। उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजे मामले में गौशाला जाते समय 60 साल की महिला पर भालू ने अटैक कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद वन विभाग ने निगरानी बढ़ाई है, जबकि ग्रामीणों ने सुरक्षा इंतजामों की मांग की है।
हाँ, आज सुबह जो है इधर बड़कोट गांव के पास ही एक घटना हुई है जिसमें बड़कोट गांव की एक महिला है जिनका नाम गुलाबो देवी, लगभग उम्र 60 वर्ष है उनकी, तो उन पर हमला किया गया है और उनको अभी हॉस्पिटलाइज करके हमारे स्टाफ यहीं पे मौजूद है। और क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो है यहाँ पे एक लेबर की घटना हुई थी, तो हमारा जो प्रभाग है हम लोग जो पूरी तरह से सचेत है और हमने जो टीमें गठित कर चुके हैं, फील्ड में गश्त कर ही रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और अभी जो घटना हुई है उसके लिए मैंने अपनी जो QRT की हमारी जो टीम है इसको हमने फील्ड में डिप्लॉय कर दिया है और वो अभी उस क्षेत्र में मूव करेंगे। अभी मैं तुरंत उस क्षेत्र में मैं भी जाऊँगा गश्त करने के लिए और हम पूरी तरह से जो मुस्तैद हैं, टीम हमारी जो है लगातार जो सक्रिय है, काम कर रही है। बचाव के कोई साधन ढूंढे? बचाव के हम प्राथमिक रूप से हम लोग जो हमारे जो उपकरण हैं हमने उनको जो है अच्छी तरह से सुसज्जित कर दिया है और क्षेत्र में जो है वही हमारा जो मुख्यतः गश्त का काम है, लोगों को जागरूक करने का काम है, ये हम कर रहे हैं। और क्योंकि थोड़ा मौसम भी इस तरह की स्थिति हो गई है कि भालू जो है क्षेत्रों में आ जा रहे हैं, अपने भोजन की तलाश में आ जा रहे हैं, तो हमारा प्रयास है कि जन सुरक्षा हमारा सबसे पहला प्रयास है कि इस तरह की घटना ना हो पाए। इसके लिए हम लोग जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।